हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 39 और मैं हूं आपके साथ ए के सैनी। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं फ्लोटिंग बॉडी की मेटासेंट्रिक हाइट को एक्सपेरिमेंटली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स उठाकर देखिए, उसमें हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि एनालिटिकली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मेटासेंट्रिक हाइट को, जिसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन जीएम का डिराइव किया था और उसके बेस पे एक अच्छी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस कर ली है पिछले लेक्चर में। कहां मिलेंगे सारे लेक्चर्स आपको? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी में सभी लेक्चर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे कोर्सेज के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, उनकी भी प्लेलिस्ट वहीं पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम मेटासेंट्रिक हाइट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये एक फ्लोटिंग बॉडी है, जैसा कि आपको नजर ही आ रहा है, और इसका ये एक्सिस जो है बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में आपको शो किया गया है, क्योंकि ये अपने इसी वर्टिकल एक्सिस को इसी पोजीशन में रखते हुए फ्लोट करती चली जा रही है इस फ्लूइड के अंदर। ठीक है जी। और मान लो इसका इतना पार्ट फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है और इतना पार्ट फ्लूइड से बाहर है। अब हम देखते हैं कि इसकी मेटासेंट्रिक हाइट को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक छोटा सा वेट आपने लेना है, नोन वेट। नोन का मतलब है जो कि आपको पता है कि इतने ग्राम या इतने केजी है, ठीक है। और वो आप यहां पर इसके बिल्कुल बीच में रख दीजिए, बिल्कुल सेंटर में आप बॉडी के ऊपर रख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास बिल्कुल एक यूनिफॉर्म बॉडी ही है, ठीक है। सपोज क्यूबिक शेप में बॉडी है और इस क्यूब के बिल्कुल ऊपर हमने सेंटर में वो स्मॉल नॉन वेट को प्लेस कर दिया, ठीक है। कैसे? देखो कुछ इस तरह से। मान लो इसका जो वेट है वो है स्मॉल w। अब इंक्लूडिंग दिस स्मॉल w टोटल वेट कितना है इस पूरी बॉडी का, वो आप नोट करके साइड में रख लीजिए, ठीक है जी। मान लो वो है कैपिटल W, ठीक है जी। याद रखिए कैपिटल W क्या है? पूरी बॉडी का वेट इंक्लूडिंग स्मॉल w, क्योंकि अब स्मॉल w को भी आप बॉडी का ही हिस्सा मानिए, उससे ये अलग नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, यहां तक हो गया। अब देखो, अब इस बॉडी का जिसके ऊपर हमने w भी बिल्कुल सेंटर के ऊपर रखा हुआ है, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां से ये पूरा वेट W नीचे एक्ट करेगा, ठीक है जी। वो कहां होगा? अगर ये बिल्कुल आपको यूनिफॉर्म सी सिमेट्रिक सी बॉडी दिखती है इस एक्सिस के अबाउट, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सेंटर में यहां उसका G पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा, ठीक है जी। ऐसे ही एक पॉइंट और भी होगा, सेंटर ऑफ बायोन्सी, जहां पर से बायोन्ट फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा। और बायोन्सी पॉइंट कहां होगा? फिर जितना वॉल्यूम बॉडी का डूबा हुआ है फ्लूइड के अंदर, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है एक्चुअली। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता ही हैं, पिछली वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो इतना पार्ट नीचे वाला ये बॉडी का फ्लूइड के अंदर है और इतना ही फ्लूइड इसने डिस्प्लेस कर रखा है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं होगा, तो उसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट बी, बायोन्सी पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इस वेट को, स्मॉल w को धीरे धीरे करके आप एक तरफ मूव करना शुरू कर दीजिए, स्लाइड करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। ये तो हमने वैसे ही प्लेस कर रखा है ऊपर, इसके साथ रिजिडली तो फिक्स नहीं है ना। तो अगर W इस तरफ आप लेकर जा रहे हो तो G भी धीरे धीरे करके इधर को शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बॉडी भी इस तरह से टिल्ट होती चली जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वेट उस तरफ जाना शुरू हो गया, बॉडी टिल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो देखो हमने ये स्मॉल w को इस तरफ डिस्प्लेस किया है, स्लाइड किया, कितना x यूनिट, x डिस्टेंस हम आगे ले गए, x भी हमें पता है, w भी हमें पता है, ठीक है जी। और उससे क्या हुआ? बॉडी टिल्ट हो गई। देखो कुछ इस तरह से बॉडी आपको टिल्ट नजर आ रही है, थीटा एंगल आपको टिल्ट एंगल मिल जाएगा। और ये आपका जो स्मॉल w है यहां पहुंच चुका है सेंटर एक्सिस से x डिस्टेंस दूर, ठीक है जी। अब उससे जैसे मैंने आपको पहले बताया B पॉइंट चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि अब इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड वॉल्यूम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर की ओर होगा, वही B पॉइंट होता है। तो अब B यहां ना हो करके यहां चला जाएगा, उसको मैंने नाम दे दिया B डैश। ऐसे ही इस केस में क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन हिल गया बॉडी का, तो इस वजह से G पॉइंट भी हिल रहा है, तो G भी उधर की तरफ शिफ्ट कर गया, G मान लो यहां आ गया, G डैश बन गया। अब B पॉइंट पर बायोन्ट फोर्स एक्ट करता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो अब क्या है? B डैश, तो B डैश से बायोन्ट फोर्स एक्ट करेगा और उसी को अगर आप लाइन ऑफ एक्शन को ऊपर तक ले जाते हो तो इस लाइन को जहां पर वो मीट करता है वही पॉइंट, पॉइंट ऑफ मेटा सेंटर होता है, M पॉइंट, ये भी आप जानते हो। तो यहां आपके पास मेटा सेंटर पॉइंट बन गया, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो पहले बहुत बार डिस्कस हो चुका है, सारा कुछ आपके सामने क्लियर ही है पिक्चर में, ठीक है जी। अब लेकिन यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ W has to be equal to movement due to shifting of center of gravity of body। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल चीज है। देखिए कैसे,
देखो पहले इस केस में चलते हैं, जब ये स्मॉल w यहां पर था तो स्मॉल w बिल्कुल इस एक्सिस के ऊपर होने की वजह से क्या कोई मूवमेंट जनरेट कर रहा था? स्मॉल w मींस वेट, स्मॉल w जो नीचे की तरफ एक्ट करता है, ठीक है जी। तो उस वजह से क्या कोई मूवमेंट था इस एक्सिस के अबाउट? नहीं, क्योंकि वो इसी एक्सिस के ऊपर w एक्ट कर रहा था, कोई डिस्टेंस तो थी नहीं, मूवमेंट वाज जीरो। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इस एक्सिस के ऊपर था, तो सारी बॉडी का वेट कैपिटल W इंक्लूडिंग स्मॉल w यहां G पॉइंट से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था। क्या उसकी वजह से कोई मूवमेंट यहां पर जनरेट हो रहा था इस एक्सिस के अबाउट? अगेन नहीं, जीरो। क्यों? क्योंकि वो G पॉइंट एक्सिस के ऊपर ही था, तो दोनों ही जीरो थे। अब क्या हुआ, हमने बॉडी को टिल्ट कर दिया और बॉडी टिल्ट होने के साथ साथ दो चीजें और हो गई, G पॉइंट भी हिल गया और ये W भी उधर गया है, ठीक है। और एक्सिस ये रहा पुराना एक्सिस आपका। अब ये दोनों ही चीजें यानी स्मॉल w पर लगने वाला नीचे की तरफ वेट और कैपिटल G डैश से लगने वाला नीचे की तरफ वेट कैपिटल W, ये दोनों ही मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं इस एक्सिस से। अगर हम मूवमेंट देखें तो ठीक है, वो ही हमने नोट करना है और दोनों वो बराबर ही होंगे, क्योंकि जैसे जैसे W उस तरफ बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे G भी इधर को शिफ्ट करता चला जा रहा है। तो यहां से आप देखो मूवमेंट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ W, ये स्मॉल w इंटू एक्स अगर हम कर दें स्मॉल w इंटू एक्स, तो ये तो आ गया आपके पास मूवमेंट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ W। और दूसरा G डैश पॉइंट से वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, कौन सा वेट? कैपिटल W, इसका वेट W को इंक्लूड करते हुए। सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल W जो कि इस G पॉइंट से नीचे की तरफ एक्ट करेगा G डैश से, ठीक है। इंटू क्या करोगे? इंटू G डैश। सो W इंटू G डैश, देखिए W इंटू G डैश। देखो ये G डैश को आप इन टर्म्स ऑफ GM लिख सकते हो। इफ यू ज्वाइन G डैश, सो दिस एंगल कैन बी टेकन एज अ राइट एंगल एंड G डैश अपॉन GM, ये बन गया आपके पास tan थीटा। देखो G डैश अपॉन GM, दिस इज टेंजेंट ऑफ थीटा, tan थीटा। तो यहां से G डैश किसके इक्वल हुआ फिर? GM इंटू tan थीटा। सो दिस इज GM इंटू tan थीटा। Here it is W into X. So which further gives GM is equal to WX by capital W tangent of थीटा। सो देखिए इस फॉर्मूले में स्मॉल w आपके पास नोन था, आपको पता है कितना वेट आपने ऊपर इसके ऊपर रखा था, और x है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल w, ये भी आपके हाथ में थी, आप कितना उसको उधर की तरफ लेकर गए। कैपिटल w टोटल वेट इंक्लूडिंग स्मॉल w, यहां कंफ्यूज नहीं होना, स्मॉल w को इंक्लूड करके टोटल वेट, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। और टेंजेंट ऑफ थीटा, एंगल कितना टिल्ट कर गई बॉडी, ये भी आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एक्सपेरिमेंटली नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, नोन है, इनको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू में और आपके पास GM निकल आएगा। GM देखो, और GM क्या है? मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैं आपको इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा और फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में और अंदर तक हम चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही, थैंक यू वेरी मच।